हाय एवरीवन। पिछले क्लास में कंजर्वेशन लॉज हम लोगों ने पढ़ा। इस क्लास में कंजर्वेशन लॉज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले कुछ जो फार्मूलाज ज़रूरी है वो हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोग ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, है ना। मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या पढ़ा कि अगर टॉ इज इक्वल टू 0 होता है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे हम लोग लिखते हैं, एल इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना। अब हम लोग पढ़े कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़े वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके अंदर क्या था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ऑल द फोर्सेस में क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग उधर ले जाने से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसे हम लोग को मिला था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, है ना। चेंज इन एनर्जी डेल ई, ये पोटेंशियल एनर्जी उधर चला गया था तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाला और फाइनल वाला ऐड हो गया था तो चेंज इन एनर्जी हो गया था। तो उसे यहाँ था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, इस केस में क्या होगा, डेल ई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। ये क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूलाज है जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन लॉज का। हम लोग को चूँकि थ्योरी तो पढ़ना नहीं है, बेसिक का पेपर तो पास करना है नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग को बेसिक जो ज़रूरत है बस उतना ही चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ m इज इक्वल टू 1 kg इज एक्टेड अपॉन by some forces such that its displacement is given by s is equal to 2t square minus 2t plus 10. Find the work done by all the forces in 0 to 2 सेकेंड। हमको क्या चाहिए, हमको वर्क डन चाहिए। हम लोग वर्क डन का क्या क्या फार्मूला जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स दिया हुआ है, कहीं फोर्स नहीं दिया हुआ है तो ये हो गया कैंसिल। अगला हम लोग जानते हैं एक वर्क एनर्जी थ्योरम कि टोटल वर्क डन जो होता है, नेट वर्क डन, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एस दिया हुआ है, हम वेलोसिटी इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमको पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। देखिए हमको दिया क्या हुआ है, s इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t स्क्वायर
माइनस 2t प्लस 10। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4t माइनस 2। अब हमको वर्क डन जो निकालना है t1 0 और t2 कितना 2 सेकेंड है ना। तो जब t1 के टाइम में जब t1 0 है तो v1 क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, और जब t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तो v2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमको चाहिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। हाफ इंटू एम कॉमन ले लेते हैं, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1 kg। v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v2 कितना है 6 तो 36 माइनस v1 कितना है -2 तो क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो गया आंसर मेरा, हाफ इंटू 36 माइनस 4 32 है ना। तो 16 जूल ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसेस एम वेरी ग्रेजुअली बाय थीटा एंगल, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। देखिए एक मास है, एम मास है जिसका, है ना, मान लेते हैं इसको एम मास दिया हुआ है, ये एम मास का है। इसको एक वेरिएबल फोर्स लगाया गया एफ से डिस्प्लेस किया गया, है ना, थीटा एंगल से। कितना से डिस्प्लेस किया गया, थीटा एंगल से। ये थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस किया गया। तो पूछा गया कि इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन किया जाएगा। तो देखिए वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स का हम लोग जानते हैं एक वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर, है ना, लिमिट जितना चेंज हो रहा है। यहाँ हमको फोर्स का वैल्यू पता ही नहीं है, तो फिर हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तब हम लोग फिर से यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं उसको अप्लाई करने से कैसे बनता है। पहली बात एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब दिया जाएगा कि वेरी ग्रेजुअली उसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब कि एकदम धीरे धीरे ले रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ग्रेजुअली कहने का मतलब है कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है ना। मतलब कहने का ये कह क्या रहा है कि जब ग्रेजुअली कहेगा कि ग्रेजुअली उसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब कि स्पीड क्या हो रहा है, इसका चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड डज नॉट चेंज। और स्पीड डज नॉट चेंज कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो वेलोसिटी पहले था वही वेलोसिटी बाद में है। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, 0, क्योंकि वेरी ग्रेजुअली डिस्प्लेस कर रहा है तो वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ऑल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है। अब इस पार्टिकल पे ये जो एम मास है इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये एम मास का पार्टिकल है। एम मास का पार्टिकल है तो श्योर है कि नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा। कितना लगेगा mg, कितना लगेगा mg, नीचे लगेगा mg फोर्स। और ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कितना m। ऊपर एक टेंशन फोर्स लगेगा ना, ऊपर लगेगा एक टेंशन फोर्स। तो और कोई फोर्स लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा है, एक mg फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक टेंशन फोर्स। तो वर्क डन किसके किसके कारण होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, है ना, मतलब mg के कारण, और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। हमको चाहिए क्या, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, मतलब ये वेरिएबल फोर्स के कारण, मतलब हमको ये चीज़ कैलकुलेट करना है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब mg के कारण कितना वर्क डन होगा। तो mg कैसा फोर्स है, हम लोग पहले ही पढ़े थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब होता है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं हो रहा है। तो देखिए ये mg फोर्स के लगने के कारण ये कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। या तो हम यहाँ से यहाँ का पाथ ले, या तो इस रास्ता से जाए तो यहाँ से यहाँ तक ले। अगर हम इस रास्ता से जाते हैं, जैसे मान लिया हम इस रास्ता से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। mg इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो mg ये डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है 0, तो कॉस 90 0 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन हुआ सो क्या हो गया 0 हो गया, है ना। मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाला वर्क डन हमको चाहिए। अब यहाँ से यहाँ वाला डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे तो यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है वो हमको जानना पड़ेगा। ध्यान दे दीजिएगा, अगर ये L है, अगर ये L लेंथ का मान लिया कि वायर है, तो ये भी कितना होगा L होगा। अब यहाँ अगर ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है, ये पूरा L है, ये L है, ये थीटा एंगल है, ये L है, तो ये कितना होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दिस वन, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय L। मतलब ये कितना हो जाएगा L कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या होगा L कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये पूरा डिस्टेंस L है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यहाँ अगर हम लेते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दिस डिस्टेंस, मान लिया ये r है, डिवाइडेड बाय r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा L कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा L कॉस थीटा। ठीक है, अब जब ये यहाँ से यहाँ L कॉस थीटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ L था, तो क्या हो जाएगा L माइनस L कॉस थीटा। तो देखिए ये चीज़ तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा L था, ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, तो ये अगर L माइनस L कॉस थीटा, तो ये भी क्या होगा L माइनस L कॉस थीटा। मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा L माइनस L कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिगर थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एकदम सख्त, ये खिचखिचा गया ना, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया L माइनस L कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्प्लेस हुआ L माइनस L कॉस थीटा। mg के कारण ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, mg के कारण देखिए दो रास्ता हम लोग किए, एक यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। यहाँ से यहाँ में क्या हो गया वर्क डन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है और फोर्स इस साइड लग रहा है, तो एंगल 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। अब इधर यहाँ से यहाँ जाने में ये डिस्टेंस कितना है L माइनस L कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है L माइनस L कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर और फोर्स किधर लग रहा है mg, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री दोनों के बीच। तो 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये किस में आएगा माइनस में। अब हम लोग देखते हैं कि टेंशन फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा। टेंशन किधर लग रहा है, टेंशन लगेगा मेरा ऊपर की ओर, है ना। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा ऊपर। ठीक है, तो टेंशन लगेगा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है ऊपर हो रहा है। टेंशन भी लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है ऊपर, तो क्या हो गया कॉस कितना हो गया तो वर्क डन टेंशन के कारण कितना हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा देखिए, टेंशन क्या लग रहा है, टेंशन हमेशा ऊपर लगता है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो टेंशन के कारण भी वर्क डन क्या हो जाएगा 0। आप ये चीज़ कहीं भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लिया कि यहाँ है, सॉरी ये है, टेंशन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर 90 डिग्री। अगर इस जगह पे हम लेंगे, टेंशन लग रहा है इधर, टेंशन हमेशा रेडियल लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। किसी भी पोजीशन पे हम लेंगे तो टेंशन हमेशा रेडियल लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो टेंशन के कारण हमेशा क्या कहते हैं जो वर्क डन होता है वो कितना होता है 0। तो यहाँ टेंशन के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा 0 प्लस वर्क डन
बाय एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 था। तो वर्क डन बाय एफ क्या हो गया, mg एल माइनस एल कॉस थीटा, एल बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा mg एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया वर्क डन बाय एफ फोर्स। फिगर समझ में आया था या फिर एक बार और समझा दूँ? एक बार हम यहाँ क्लियर फिर से बनाते हैं फिगर। देखिए, ये था मेरा एक मास ऐसे लटका हुआ था, कितना था इसका मास था, कितना था m। इसमें एक फोर्स हम लगाए थे, एक्सटर्नल फोर्स f के कारण ये डिस्प्लेस हुआ था, कितना एंगल, थीटा एंगल, ठीक है। और इस थीटा, इस f के कारण कितना वर्क डन हुआ वो हमको निकालना था। तो अब देखिए, इसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए थे, इसमें लगा था mg फोर्स नीचे की ओर, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, F फोर्स इस साइड, ठीक है। mg के कारण तो वर्क डन सॉरी mg फोर्स कितना हो गया नीचे की ओर, mg के कारण वर्क डन कितना होगा, दो रास्ता है, एक यहाँ से यहाँ गया है ना, और एक इधर से इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। ये निकालना डिस्टेंस हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रास्ता से जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए डिस्टेंस फोर्स के बीच और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ के वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वर्क डन, यहाँ का यहाँ डिस्टेंस हमको चाहिए, यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का, ये पूरा है L, यहाँ से यहाँ पूरा है L, ये भी है L, ये एंगल है थीटा, तो ये L है, ये थीटा, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, L कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल L माइनस L कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ L माइनस L कॉस थीटा, सेम ये हो जाएगा L माइनस L कॉस थीटा, है ना। तो mg के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट L माइनस L कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है mg नीचे, तो फिर एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, इसलिए हम लोग माइनस दिए। टेंशन के कारण वर्क डन हमेशा 0 होता है, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉल है 5 kg का, वर्टिकली हम ऊपर से उसको ड्रॉप करते हैं 20 मीटर के हाइट से। तो 20 मीटर के बाद वो कितना स्पीड गेन कर लेता है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको वर्क डन चाहिए ग्रेविटेशन फोर्स के कारण और एयर फ्रिक्शन के कारण। तो वर्क डन, जहाँ भी वर्क डन पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हमको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है, लेकिन फोर्स हमको नहीं पता है। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स तो हमको पता है कितना होता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास भी हमको दिया हुआ है 5 kg, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वर्क डन तो हम इजीली निकाल लेंगे। अगला पूछा है कि एयर फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एयर फ्रिक्शन के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो हमको नहीं पता है, तो फिर ये वाला हमको निकालने में थोड़ा सा मुसीबत होगा। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम निकालेंगे। ये तो आराम से निकल जाएगा। इसको निकालते हैं पहले, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। हमको क्या क्या गिवन है, m दिया हुआ है कितना, 5 kg। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, है ना। एक पार्ट देखो, एक बॉडी है 5 kg का, है ना, कितना का, 5 kg का है। इसको हम ऊपर से गिराते हैं, तो ये जब 20 मीटर नीचे आ जाता है तो इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमको चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स क्या लगेगा ग्रेविटी के कारण, मास इनटू जी, है ना, मास m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। m कितना है 5, जी का वैल्यू हम लोग लेते 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, ठीक। तो कितना हो गया, 5 2 जा 10, मतलब 1000 जूल वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब हमको चाहिए वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। हम लोग यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, एक लग रहा है ग्रेविटी के कारण और एक एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो दो ही फोर्स लग रहा है, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल क्या हो जाएगा हाफ mv²। इनिशियल देखिए u 0 है तो क्या हो जाएगा 0। ग्रेविटी के कारण कितना हो गया 1000 जूल। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन हमको चाहिए हाफ इंटू m कितना है 5, v कितना है 10 इंटू 10 कितना हो गया 5। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250 माइनस 1000 इज इक्वल टू -750 जूल। ये हो गया एयर फ्रिक्शन के कारण। एयर फ्रिक्शन के कारण देखिए वर्क डन नेगेटिव में आया। क्यों नेगेटिव में आया, क्योंकि वो एयर फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा इसके मोशन को, है ना, इसीलिए ये माइनस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एफ फैक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम 1 2, ये 2 है, 1 2 2 4 1 if initial velocity of a body is 2 meter per second and m is equal to 10 kg, find final velocity। हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, हमको f दिया हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे जानेंगे। तो यहाँ भी देखिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जानने के लिए इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जैसे कि फाइनल वेलोसिटी। हम लोग न्यूटन्स लॉ जानते हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ में ऐसा हमको एक्सेलरेशन चाहिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और ये देखिए वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है हम लोग जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए लगभग प्रॉब्लम जो होता है सो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होता है। अगर कोई दूसरा तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कीजिए, देखिएगा लगभग क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है ना, कंजर्वेशन लॉ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो भी है, यहाँ हमको फोर्स दिया हुआ है कि वेरिएबल है, कुछ भी फोर्स हो सकता है, हम तो जानते नहीं है। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग सिंपल यहाँ लिखेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, u दिया हुआ है आपको, देखिए u दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, v तो हमको चाहिए, m दिया हुआ है मेरा 10 kg। फोर्स कितना दिया है देखिएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। r का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये इसको मान लेते हैं कि हम लोग r1 है, तो क्या होगा i कैप प्लस 2j। देखिए यहाँ ये r है, मान लिया i प्लस 2j, ठीक है, और r2 है 4i प्लस j, 4i प्लस j। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, r2 क्या है 4i प्लस j और r1 है i प्लस 2j, तो 4i माइनस i क्या हो जाएगा 3i, है ना, और j क्या हो जाएगा प्लस j माइनस 2j, तो क्या हो जाएगा माइनस j, मतलब 3i माइनस j। ये हो गया मेरा r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3i माइनस j, ठीक है, और इज इक्वल टू हाफ हम बाहर निकाल लेते हैं, v² माइनस u कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 2 इंटू 3 6, सेम वाला i² हो जाता है 1,
जे स्क्वायर हो जाता है 1, बाकी सब क्रॉस 0 हो जाता है, आई जे 0, जे आई 0। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, और 3 इंटू 1 क्या हो गया -3 इज इक्वल टू हाफ। एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है आपका 10 kg इज इक्वल टू वी स्क्वायर -4, ये हो जाएगा 2 5 जा। तो वी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 6 में 3 गया कितना 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5, है ना। और तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 + 4, मतलब 3 + 20/5 मतलब 23/5। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √123/5। ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 4.6। हम लोग जानते हैं कि 4 और क्या हो गया 9, 4 और 9 के बीच का वैल्यू होगा, मतलब सॉरी 2 और 3 के बीच का वैल्यू होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। कैलकुलेशन देख लेना या फिर ऑप्शन के हिसाब से टिक मारना है। अगला क्वेश्चन है, ए 30 ग्राम बुलेट, है ना, ए 30 ग्राम बुलेट initially traveling 500 meter per second penetrated 12 centimeter into a wooden block. What average force does it exert? मतलब बोल रहा है कि एक बुलेट है, देखिए एक बुलेट है, ऐसे ही बुलेट रहता है ना, है ना, और एक वुडन ब्लॉक है। जब ये इसको 500 इनिशियली ट्रेवलिंग 500 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है, इसमें पेनिट्रेट किया, घुसा, कितना दूर जाने के बाद ये रुक गया, ये कितना दूर जाने के बाद रुक गया 12 सेंटीमीटर। कितना दूर जाने के बाद रुक गया 12 सेंटीमीटर जाने के बाद ये क्या हो गया रुक गया, मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ 0 हो गया। तो ये जब बुलेट इस पर घुसा तो कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लगाया होगा, है ना, कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लगाया होगा। तो कितना फोर्स लगाया, ठीक है, कितना फोर्स लगाया वही चीज़ हमको पूछ रहा है। तो कितना फोर्स लगाया जानने के लिए हम लोग यहाँ भी वही चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पता है कि इसका इनिशियल इतना था, फाइनल इतना था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन हमको एम दिया हुआ है कि 30 ग्राम का मास है, इसको केजी पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 × 10⁻³ kg। और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, एस का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 12 × 10⁻² मीटर होगा। और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमको फोर्स चाहिए। तो वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो भी लगा इसमें इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये तो सिर्फ जो इसका वेलोसिटी के कारण फोर्स लगेगा वही ना होगा, तो क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया इसका, फोर्स जो भी है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 × 10⁻²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फोर्स इस पर किधर लगेगा, ये इधर जा रहा था, ये इसको अपोज कर रहा था ना, इसका वेलोसिटी 0 हुआ। सॉरी, ये वुडन ब्लॉक इसको अपोज करेगा, वुडन ब्लॉक के कारण हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो अपोज करेगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर, तो ये भी माइनस में आएगा। हम लोग यहाँ टर्म नहीं, माइनस, हमको सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये होगा हाफ। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 × 10⁻³ इंटू u का वैल्यू क्या है 500। तो 500 × 500 हम लोग माइनस में यहाँ ले सकते हैं, तो दिखाएगा कि फोर्स नेगेटिव में आएगा। तो f जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए
-3, इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 37.5 इंटू 10⁻²। आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। ये आएगा आपका डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 31250 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगा। ये तरीका, ये सिर्फ तरीका है कि किस तरह से ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम था और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये सब यूज़ करके हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जो हमको दिया हुआ है कंजर्वेशन लॉज है ना, फर्स्ट जो मेरा हेडिंग है कंजर्वेशन लॉज, इससे लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम्स। इसलिए इसको आप, ये जो थ्योरम दिया है इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इस पे बेस्ड और सारा क्वेश्चन निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इससे ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। और अगला क्लास में हम कॉलिजन्स पे हम तो न्यूमेरिकल 2 सॉल्व करवाए हैं, लेकिन मैंने थ्योरी नहीं बताया था, इसीलिए एक क्लास हम थ्योरी का लेके आएंगे। बेसिक हम थ्योरी, यहाँ तो हमको BSc MS के लिए नोट्स नहीं लिखना है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो हम एक क्लास में कॉलिजन्स कर ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू।